Good afternoon, everyone. तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सरफेस केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अभी इसमें ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, बस थ्योरी है। पढ़ते जाओ, ध्यान देते जाओ और याद करते जाओ। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री को ही अलग चैप्टर जो होता है दैट इज एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसी का नाम होता है एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। मतलब सरफेस केमिस्ट्री में हम एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग कोलाइडल सॉल्यूशन, आपको पता है एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है जो आप लोगों ने सुना है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है जो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन होता है जो कि हेट्रोजीनियस रहेगा। तो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इनके बीच में आता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमें इस चैप्टर में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी बहुत पढ़ना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या क्या नहीं है। तो अलग अलग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हमें कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है कि कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट का यूज क्या रहेगा, कैटलिस्ट के टाइप्स क्या है, ये भी हम चीजें आगे जाके पढ़ेंगे। उसका मैकेनिज्म क्या है, कैटलिस्ट कैसे वर्क करेगा, तो ये सब चीजें इस चैप्टर में होगी। तो पहला जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज मीन बाय एड्सॉर्प्शन, which component is used in adsorption, then types of adsorption, how adsorption affect means factor affecting adsorption, and after that two adsorption isotherm are there. One is Freundlich adsorption isotherm and another is Langmuir adsorption isotherm. And both these adsorption isotherm is very important. One is Langmuir and another is Freundlich adsorption isotherm. तो हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से कि व्हाट इज मीन बाय एड्सॉर्प्शन। आप लोगों ने, आप बोलते हो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन के बारे में देखो, दोनों में डिफरेंस है। एक है एड्सॉर्प्शन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस है। आप बोलते हो एक फोम, आप फोम लेते हो, आपको फोम पता है जो पहले फोम आते थे। तो फोम क्या करता है, अगर मैं फोम के ऊपर वाटर डाल दूं, अगर मैं फोम के ऊपर वाटर डाल दूं तो ये फोम क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब, वाटर को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मतलब जो सरफेस के ऊपर रहेगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सरफेस के अकुमुलेट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, वन इज एड्सॉर्प्शन, अनदर इज एब्जॉर्प्शन, दोनों को साथ में मत कहना। तो जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, हम एड्सॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन। चैप्टर का नाम पता है कि नहीं पता, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तो हम पढ़ने वाले व्हाट इज मीन बाय एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एवरी लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो एवरी लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस has a tendency to attract molecule from outside and retain them
retain them on the surface, retain them on the surface, and this is called as adsorption. क्या कहते हैं उसको? adsorption. क्या होता है कि every liquid or solid has a tendency to attract the molecule या particle from outside and retain them on the surface. अगर मैंने यहाँ पे एक सरफेस रखा हुआ, यहाँ पे क्या है? एक सरफेस है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? रैंडमली मूव कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस होगा या तो यहाँ पे जो सॉलिड का सरफेस होगा, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? टू अक्यूमुलेट दिस पार्टिकल ऑन द सरफेस। तो ये वाले पार्टिकल क्या हो गए? यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। मतलब मैं अनदर वे में या सिंपल इसमें मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसका अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोल सकती हूँ यहाँ पे कि अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? अक्यूमुलेशन ऑफ कौन से स्पीसीज? यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, accumulation of molecular species on the surface is called as adsorption. Accumulation of molecular species on the surface is called as adsorption. अभी देखो यहाँ पे adsorption और absorption। अभी मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये adsorption हो रहा है। ये क्या हो रहा है? adsorption हो रहा है। accumulation of particle on the surface, adsorption हो गया। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने एक सरफेस लिया हुआ है और इसके बीच में एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो भी अक्यूमुलेशन हो रहा है सरफेस के ऊपर हो रहा है, जो भी अक्यूमुलेशन हो रहा है सरफेस पे हो रहा है। यहाँ पे ये पार्टिकल्स है और मुझे बताओ इस पार्टिकल में सब जगह से इक्वल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इस पार्टिकल में क्या हो रहा है? सब जगह से इनवर्ट फोर्स हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक पार्टिकल यहाँ पे लूं, अगर मैंने एक पार्टिकल सरफेस पे लिया हुआ है, अभी इस सरफेस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा दैट इज इनवर्ट फोर्स होगा। जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स रहेगा? इनवर्ट फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? इनवर्ट फोर्स होगा। तो जैसे ही इनवर्ट फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आउटसाइड में पार्टिकल्स होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर लेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स है, दिस इज अ बल्क पार्टिकल्स। ये कौन सा पार्टिकल है? ये बल्क पार्टिकल्स है। मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो बल्क फिनोमिना है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो रहा है, एंड जो एड्सॉर्ब करता है वो सरफेस पे हो रहा है, सरफेस फिनोमिना है। क्यों हो रहा है एड्सॉर्प्शन? क्या समझ में आया? कि जो सरफेस पे पार्टिकल है उसमें इनवर्ट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ट फोर्स ये पार्टिकल क्या करेगा? जो भी आउटसाइड में पार्टिकल पड़े हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सरफेस पे अक्यूमुलेट कर लेगा, और सरफेस पे क्या करेगा? अक्यूमुलेट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सरफेस फिनोमेनन, दिस इज कॉल्ड एज अ एड्सॉर्प्शन। बट यहाँ पे जो बल्क पार्टिकल है, सब जगह से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो ये पार्टिकल किसी को अक्यूमुलेट नहीं करेगा। तो दैट इज ये हुआ एड्सॉर्प्शन, और जो बल्क पार्टिकल है कौन सा हो गया? एब्सॉर्प्शन हो गया। क्यों हुआ एड्सॉर्प्शन? समझ में आया? बिकॉज ऑफ द इनवर्ट फोर्स ऑफ द पार्टिकल ऑन द प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन बोलो या ये डेफिनेशन बोलो, दोनों को सेम ही है। accumulation of molecular species on the surface is called as a adsorption। अबे आप लोगों को एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल देने हैं, तो एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो, और एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है? आप लोग जानते हो कि जब भी आप कोई न्यू बॉटल लेके आते हो या न्यू कोई प्लास्टिक का कंटेनर लेके आते हो, तो इसमें छोटी सी एक पाउच आती है व्हाइट कलर की।
आप जब कोई वाटर वाटर लेके आते हो, कोई आप प्लास्टिक कंटेनर लेके आते हो, या कोई आप और सामान लेके आते हो, तो उसमें व्हाइट कलर की पाउच होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको आप करोगे तो ग्रैनुल ग्रैनुल टाइप लगेगा, तो वो होता है सिलिका जेल। हाँ, उसमें बॉल होते हैं, ग्रैनुल्स टाइप होते हैं, वो होता है सिलिका जेल। अभी आपको पता है अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्ब सिलिका जेल करता है या सिलिका करता है। तो जो सिलिका है उसके सरफेस पे जो भी मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहां पे एक इनर्ट कंडीशन रहती है, मतलब वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो वही तो एग्जाम्पल है। आप ये लिख लिया, ये रब कर दो, मैं पहले एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे एड्सॉर्प्शन का, एग्जाम्पल नंबर 1, ये तो मैंने सिलिका जेल बता दिया बॉटल वाला, लेकिन ये सेम चीज हैपन होती है लेबोरेटरी में, ये सेम चीज लेबोरेटरी में भी होगी, मतलब लैब में भी सिलिका जेल रखा जाता है, लैब में भी सिलिका जेल रखा जाता है। मतलब एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल, क्या हो रहा है यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन, किसका एड्सॉर्प्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, जो भी वाटर कंटेंट है, एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल, किससे, सिलिका जेल से, जो पाउच वाली बात बताई मैंने। सेकेंड यूजेस या सेकेंड जो एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ एड्सॉर्प्शन का, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर, क्या कहा मैंने, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। अभी आपके घर में जो शुगर होती है वो एकदम व्हाइट एंड क्रिस्टल होती है, बट क्या शुगर व्हाइट एंड क्रिस्टली फॉर्म होती है, नहीं। आप शुगर देखोगे तो शुगर ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की शुगर को हम व्हाइट क्रिस्टल में फॉर्म करते हैं, कैसे, तो डीकलराइजेशन ऑफ शुगर बाय एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस, बाय एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस। जो शुगर मेकिंग प्रोसेस होती है, जो शुगर मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है पता है आपको, कि जो शुगर होती है ना ब्राउन कलर की, उसको एक एक्टिवेटेड चारकोल से पास किया जाता है, जो शुगर होती है ना उसको एक्टिवेटेड चारकोल से पास किया जाता है। जितने बार एक्टिवेटेड चारकोल से उसको पास करोगे उतनी ही वो व्हाइट एंड क्रिस्टल होती है। अगर आप अपने घर में देखोगे, आप हर बार जो शुगर लेके आते हो हमेशा सेम व्हाइट कलर नहीं होता, कभी थोड़ा सा ब्राउन कलर होता है, थोड़ा सा लाइट व्हाइट कलर होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, तो ये कलर दिखते हैं। मतलब प्रोसेस तो एड्सॉर्प्शन की हो रही है, हमेशा सेम कलर थोड़ी आ रहा है। तो वहां पे जो शुगर एक्टिवेटेड चारकोल होता है उससे शुगर बहुत टाइम्स, रिपीटेड टाइम्स पास की जाती है, तो वो जो एक्टिवेटेड चारकोल है जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी कलर है उसको एब्सॉर्ब करता है और उसको व्हाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट करता है। उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, व्हाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट करेगा। देन थर्ड, एब्सॉर्प्शन ऑफ dangerous gases by गैस मास्क। अभी मुझे तो ये बताने की जरूरत नहीं भाई, अभी तो कोरोना है, पहले बताना पड़ता था कि मास्क क्यों यूज करते हैं। आप लोग जो भी लोग माइनिंग में काम करते हैं, अभी तो हम लोग भी मास्क यूज कर रहे हैं, बट पहले क्या था कि जो भी लोग माइनिंग में काम करते थे अंदर जाना पड़ता था, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट होती है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे एक एक्टिवेटेड चारकोल बोलो या एक सरफेस होता था, जो मास्क यूज करते ना माइनिंग में, उसपे एक सरफेस होता है। उस सरफेस पे जो हार्मफुल गैसेस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, वो गैसेस एब्सॉर्ब हो जाती है, और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट गैसेस है ऑक्सीजन, वो इजीली पास हो जाती है।
तो जो भी डेंजरस गैसेस है उसका भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है बाय गैस मास, किसकी वजह से? बाय गैस मास के लिए। और भी एग्जांपल है भाई, और भी बहुत सारे एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन के, बट ये 3 एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है जिससे आपको एड्सॉर्प्शन समझ में आ जाए। अभी सेकंड जो हमें पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, दोनों का डिफरेंशिएशन कि एड्सॉर्प्शन क्या होगा और एब्जॉर्प्शन क्या होगा। नोट कर लो जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ है एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो रब कर दो, हो गया, लिख लिया, ओके। क्या लिखना है? एड्सॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। एक होता है एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने कहा कि एड्सॉर्प्शन कैसे होगा। एड्सॉर्प्शन होता है अकुमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑन द सरफेस। accumulation of molecular species on the surface is called as adsorption। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, बट साथ में पूरा वो एब्जॉर्ब भी होता है, पूरे के पूरी तरह से वो क्या होगा? एब्जॉर्ब भी होगा। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि accumulation of मॉलिक्यूलर स्पेसिस, सिंपल इसमें लिख रही हूं मैं, मॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, यही डेफिनेशन बताई मैंने एड्सॉर्प्शन की। अभी यहां पे एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस। किसका? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे सिर्फ सरफेस पे नहीं होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ another substance, throughout the body of another substance is called as absorption। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये यूनिफॉर्मली होता है, ये कहां पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है, ओके। अभी यहां पे हम बोल सकते हैं सेकेंड पॉइंट कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जो भी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्या होगा? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ टाइम। सही तो है। अभी एड्सॉर्प्शन कहां पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। अभी ये पूरा सरफेस एक बार कवर हो जाएगा, ये पूरा सरफेस एक बार अगर कवर हो जाएगा तो एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे कम होगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ टाइम। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ कम होते जा रहा है। बट यहां पे जो एब्जॉर्प्शन है, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। इसका रेट कम नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली अकर्स हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी यहां पे इसको मैं कौन सा फिनोमिना बोलूं? ये सरफेस पे हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सरफेस फिनोमिना। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अ सरफेस फिनोमिना। और ये कौन सा फिनोमिना होता है? दिस इज अ बल्क फिनोमिना, क्योंकि ये ऑल ओवर हो रहा है। दिस इज अ बल्क फिनोमिना। एग्जाम्पल अगर हमें देना है, अभी मैंने सिलिका वाला एग्जाम्पल दे दिया कि वाटर है और प्लस क्या रहेगा? सिलिका जेल रहेगा। वाटर प्लस सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करेगा? वाटर को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेगा। सिलिका जेल क्या कर रहा है? वाटर को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर रहा है। तो ये तो हो गया सरफेस फिनोमिना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ H2O प्लस अनहाइड्रस CaCl2।
CaCl2 क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या कर लेगा? CaCl2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा। क्या बना लेगा? ये हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा। तो CaCl2 कितना हो जाएगा? .6H2O। CaCl2.6H2O ये हाइड्रेटेड फॉर्म करता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया? पूछ सकते हो। विच पॉइंट सत्यम? ऑल पॉइंट? मैम लास्ट वन? ओके, लास्ट वन, rate of adsorption decreases with time because adsorption is a surface phenomena। अभी एक बार अगर पूरा सरफेस कवर हो जाए तो क्या फिर से एड्सॉर्प्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि सरफेस पे ही होना है। तो पूरा अगर सरफेस कंप्लीट हो गया तो एड्सॉर्प्शन का रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा विथ टाइम के साथ। बट ये तो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म रेट से चलता रहेगा। एग्जाम्पल है, ये तो मैंने बता दिया था, सिलिका जेल वाटर को एड्सॉर्ब करता है। अनहाइड्रस CaCl2, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक हाइड्रेटेड फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेटेड। चलो, और कोई किसी का डाउट था? शायद सत्यम क्लियर हो गया? और किसी का डाउट है? कुछ बात नहीं समझ में आई? मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ऐसा देखा जाए तो मैम एब्जॉर्ब होते होते उसका स्पेस पूरा भर जाएगा तो फिर रेट कमी पड़ेगी ना, रेट कम ही हो जाएगी ना। बट वो तो यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। देखो होगा वो, लेकिन तू कौन सा, अभी तो एक बड़ा वाला स्पंज ले रहा है, उसमें भी तो डुबो डुबो के कर रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है ना। ऐसे तो नहीं बोल सकती कि नहीं भाई कितना सरफेस ये किया, कितना एब्जॉर्ब किया, वो अलग चीज है। बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो पहले कौन एब्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज पहले होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन का हो सकता है। बट ये यूनिफॉर्म रेट से चलता है। आप थोड़ी मुझे बताओगे कि कितना एब्जॉर्ब किया है, ये नहीं बता सकते हो ना। तो वो एक डिफरेंस आएगा। ओके मैम। अभी जो एड्सॉर्प्शन है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। चलो यहां तक लिख लिया है सबने? रफ कर दूं? एक होता है एड्सॉर्बेट और दूसरा होगा एड्सॉर्बेंट। चलो रफ कर लिया, लिख लिया सबने? क्या कहा मैंने? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एड्सॉर्बेट, एक होता है एड्सॉर्बेट और दूसरा रहेगा एड्सॉर्बेंट। देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। वन इज एड्सॉर्बेट एंड अनदर इज एड्सॉर्बेंट। अभी एड्सॉर्बेंट होता क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या रहेगा? देखो एक सरफेस लिया मैंने ये वाला, हम बात किसके करें? सरफेस पे। अभी यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये पार्टिकल यहाँ पे आके सरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो गए। तो कंपाउंड विच इज बीइंग एब्सॉर्ब, कंपाउंड which is being adsorbed is called as adsorbate। उसको आप क्या कहोगे? This is called as adsorbate। क्लियर हुआ? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कंपाउंड जो सरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेट। उसको हम क्या कह रहे हैं? एड्सॉर्बेट। अंडरलाइन कर लेना एड्सॉर्बेट को। अभी यहाँ पे ये क्या है? हमारा सरफेस है। ये क्या है? यहाँ पे हमारा ये सरफेस है। अभी ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो रहे हैं? सरफेस पे। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। इसको हम क्या कहते हैं? दिस सरफेस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। तो व्हाट इज मीन बाय एड्सॉर्बेंट? एड्सॉर्बेंट होता क्या है? इट इज अ सरफेस, it is a surface
on which adsorption takes place. It is a surface on which adsorption takes place. ऐसा सरफेस जिसपे एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको कहेंगे एड्सॉर्बेंट. जो पार्टिकल सरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो रहे हैं उसको कहते हैं एड्सॉर्बेट. क्लियर हुआ है? Compound molecule which is being adsorbate. It is a surface on which adsorption takes place. It is called as adsorbent. उसको हम क्या कहते हैं? This is called as adsorbent. क्लियर हुआ है? दो कंपोनेंट, adsorbate and adsorbent. अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की. ये ऊपर वाला रब कर दूं, लिख लिया है सबने? ये वाला रब कर. अभी यहाँ पे जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये फिर से हम रिपीट करने वाले, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्स बाय एम. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किससे डिनोट करते हैं? एक्स बाय एम से. जो x होता है और यहाँ पे m क्या रहेगा? जो x होता है that is called as amount of adsorbate. Amount of adsorbate is called as x. And m होता है amount of adsorbent. m क्या होता है? Amount of adsorbent. मतलब कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट पे अक्यूमुलेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. कितने पार्टिकल्स एक सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं और उनका जो रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज, मतलब ये पार्टिकल्स उसका मास, ये सरफेस उसका मास यहाँ पे या अमाउंट उसका जो रेशियो रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. मतलब यहाँ पे अगर x बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर x बढ़ रहा है, x बढ़ेगा मतलब ये पार्टिकल जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही उसका x बाय m बढ़ेगा. सही बात है ना? जितने ये पार्टिकल्स बढ़ेंगे मतलब x बढ़ रहा है, जितना x बढ़ेगा उतना ही x बाय m बढ़ेगा, और जितना ज्यादा x बाय m बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा. तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट. क्या कहा मैंने? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ x बाय m ये रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा. वहां पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रहा है. नोट कर लो जल्दी से. हाँ, एम तो सेम ही रहेगा. सरफेस को मैं सेम ही लेके चलूं, सरफेस भी चेंज हो सकता है तो उसका जो भी मास रहेगा उसको भी कंसीडर कर लेंगे. ओके चल नेक्स्ट डालो फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. पहला फैक्टर जो रहेगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. व्हाट इज माय एड्सॉर्बेट? कंपाउंड विच इज बीइंग एड्सॉर्ब. तो जो कंपाउंड है उसके अगर कंपाउंड चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी चेंज हो रहा है.
अगर कंपाउंड जो एड्सॉर्ब होने वाला है वही चेंज होगा तो एड्सॉर्प्शन का भी रेट क्या होगा, चेंज होगा। आपको पता है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल अगर हम ले तो हाइड्रोजन गैस इज मोर एड्सॉर्ब ऑन H2 गैस इज more adsorb on platinum surface than iron surface। अभी आप लोग 11th में अल्कीन अल्काइन पढ़ चुके हो। जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो तो आप बोलते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलाडियम, निकेल बोलते हो। तो ऐसा क्यों? आपने कभी आयरन नहीं कहा, आपने कभी कॉपर नहीं कहा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन है वो इजीली प्लैटिनम सरफेस पे होता है देन आयरन सरफेस। तो जो एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिकल कौन से सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, तो उस पे डिपेंड करेगा एड्सॉर्प्शन। तो पहला रहेगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एग्जांपल क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस इज मोर एड्सॉर्ब ऑन प्लैटिनम सरफेस दैट Fe और आयरन दोनों लिखा, दैन Fe या आयरन सरफेस, Fe और आयरन सरफेस। सेकेंड जो फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। यस नितिन, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ यहाँ पे, एड्सॉर्बेंट हुआ, और प्लैटिनम सरफेस क्या हुआ, एड्सॉर्बेंट हुआ। ठीक है, देन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अभी जो सरफेस चेंज होगा, अगर भाई सरफेस चेंज हो गया तो एड्सॉर्प्शन भी चेंज होगा। अगर सरफेस चेंज हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल, आपको एग्जांपल पता होगा, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, अभी मैंने बताया था एक्टिवेटेड चारकोल विल एड्सॉर्ब, क्या एड्सॉर्ब करता है, अभी मैंने SO2 गैस मास का एग्जांपल बताया था। तो एक्टिवेटेड चारकोल विल एड्सॉर्ब मोर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस देन O2 गैस। जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो इजीली क्या कर लेगा, वो इजीली SO2 गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एड्सॉर्ब करता है देन O2 गैस। मतलब अगर आपका सरफेस चेंज हो रहा है, अगर आपका सरफेस चेंज हो रहा है जहां पे एड्सॉर्प्शन होने वाला है, तो उसका नेचर, उसका एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, चेंज होगा, उसका एड्सॉर्प्शन चेंज होगा। देन थर्ड इज सरफेस एरिया। थर्ड जो होता है जिसपे एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा या अफेक्ट करेगा, सरफेस एरिया। अभी आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। एड्सॉर्प्शन कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एड्सॉर्प्शन होगा। भाई एड्सॉर्प्शन करने के लिए मुझे सरफेस तो चाहिए, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। अभी अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, आप लोग जानते हो कि हम कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। जहां पे भी आप बोलते हो कि कोई कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस। तो कैटलिस्ट अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो, देखो एक कैटलिस्ट होता है जो क्यूब में रहेगा, कुछ रहेगा। अगर उसी कैटलिस्ट को अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो तो दिस इज आर बेटर एड्सॉर्बर। क्यों? catalyst in a powder form are better adsorber. Why? Because in powder form they provide more surface area. अगर मैं कोई भी कैटलिस्ट अगर पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ तो उसका सरफेस एरिया, अगर मैं पाउडर करती हूँ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो एक पॉइंट नोट कर लो, कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म are better adsorber,
catalyst in powdered form are better adsorber. क्या होता है? better adsorber. Then fourth, liquefaction of gas. लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये शायद आप कहीं तो पढ़े हो, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े होंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. अभी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या होगा? गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर critical temperature are more adsorb. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन. पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं रफ करती हूँ ऊपर का. पहले आप नोट कर लो. फिर से नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया, एंड फोर्थ इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. चलो डन. अभी यहाँ पे जितना ज्यादा कोई भी गैस है उसका जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्ब करेगी. चलो मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ. अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टीसी, 8A बाय 27 RB. इक्वेशन पढ़ा होगा शायद, ध्यान हो आपका. TC is equal to 8A by 27 RB. A और B वंडरवॉल गैस कांस्टेंट होता है. A एंड B क्या होगा? वंडरवॉल गैस कांस्टेंट. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर क्रिटिकल, TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो A बढ़ेगा. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? यहाँ पे A बढ़ रहा है. अगर A बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ेगा. अगर A बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है? A और B वंडरवॉल कांस्टेंट है. वंडरवॉल कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है. अगर A बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा. यहाँ पे एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है. फिफ्थ फैक्टर होता है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, एंड 6 रहेगा टेम्परेचर. ये दोनों फैक्टर हम बाद में डिस्कस करते हैं. मतलब थोड़ा सा जो हम पढ़ेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, उसमें हम डिस्कस करते हैं. प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर. किसके बारे में? प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में. मैम बोलो. मैम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा? क्यों? अगर फोर्स बढ़ रहा है, एक सरफेस है और जो मॉलिक्यूल है आउटसाइड में प्रेजेंट है, उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वो मॉलिक्यूल इजीली आके सरफेस पे रिटर्न नहीं होंगे. अगर उनके बीच में रिपल्शन होता तो वो तो मॉलिक्यूल उसको देख के भाग जाता ना. क्यों? एड्सॉर्ब करता. फोर्स बढ़ेगा किसके बीच में? सरफेस मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, तो वहां पे एड्सॉर्प्शन होगा. यस मैम. प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर हम आगे बढ़ते.
क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस फिजिकल में अलग होता है, केमिकल चेंज में अलग होता है। यहां तक किसी को डाउट है? देख लो एक बार स्टार्टिंग से, एड्सॉर्प्शन से देख लो, एड्सॉर्प्शन, उसके एग्जांपल, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दो कंपोनेंट, और उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड देन फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालना है थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ध्यान देना इस पे, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में हमें क्या पढ़ना है? अभी आपको पता है कि जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस। एड्सॉर्प्शन कैसे होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या मुझे उसके करना पड़ रहा है? क्या मुझे मॉलिक्यूल्स लेके आने पड़ रहे हैं, उसको उसका एड्सॉर्ब करना पड़ रहा है सरफेस पे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एड्सॉर्प्शन अपने आप हो रहा है। एड्सॉर्प्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। और आपको पता है अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसे होगा? निगेटिव होगा। आपने देखा अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी निगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होगा, एट इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। तो मैंने कहा एड्सॉर्प्शन अपने आप हो रहा है विदाउट एक्सटर्नल फिट, तो वहां पे ये कैसा रहेगा? डेल्टा जी निगेटिव होगा। अभी ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, ध्यान देना, एक एक चीज बता रही हूँ, थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़े हो। ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, अभी मुझे बताओ यहाँ पे एक सरफेस है ये वाला, और यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल आराम से अपने मूव कर रहे हैं, और जैसे ही एड्सॉर्प्शन होगा तो ये पार्टिकल अक्युमुलेट हो जाएंगे ऑन द सरफेस। हो रहा है ना, ये सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि जो रैंडमनेस है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। यहाँ पे बिल्कुल मस्त काम चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट हो गई है। तो यहाँ पे जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो रैंडमनेस है और डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर से किस फॉर्म में आ गए? ऑर्डर फॉर्म में। तो रैंडमनेस हो गया, डिसऑर्डर हो गया, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज है। वो क्या होगा? डिक्रीज है। अगर रैंडमनेस और डिसऑर्डर अगर डिक्रीज होगा तो जो एंट्रोपी है वो भी क्या होगी? एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी भी क्या होगी? डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी? मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, दैट इज अ एंट्रोपी। तो अगर डिसऑर्डर से ऑर्डर फॉर्म में आएंगे तो रैंडमनेस क्या हो रही है? वहां पे डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस अगर डिक्रीज हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एस रहेगा वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। डेल्टा एस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अभी आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिव्स फ्री एनर्जी वाला इक्वेशन पढ़ा है। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। सही है। अभी यहाँ पे जो डेल्टा एच इज इक्वल टू है, डेल्टा जी किस में है? निगेटिव में है। एंट्रोपी किस में है? निगेटिव में है। तो मतलब डेल्टा एच भी क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। ये भी किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है तो रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। तो यही तो मुझे बताना था कि एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
एड्सॉर्प्शन कैसे होता है? एक्सोथर्मिक, ये तो आपको भी पता है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई सही तो है, अगर ये एक सरफेस है, एक मॉलिक्यूल्स आके इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव होगा। और ये प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलो क्लियर हुआ है? ये जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और दो ऑप्शन थे, तो याद रखना एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा जी कैसे होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव है? क्योंकि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एस कैसे होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि रैंडमनेस डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज बाय एंट्रोपी? मेजर ऑफ रैंडमनेस। इफ रैंडमनेस इंक्रीजेस, डेल्टा एस पॉजिटिव। इफ रैंडमनेस डिक्रीजेस, डेल्टा एस निगेटिव होता है। तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। क्लियर? समझ में आया थर्मोडायनामिक्स? किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़े। गुड। नेक्स्ट डालो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टडी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अभी जो एड्सॉर्प्शन होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिजॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? फिजिजॉर्प्शन। शॉर्टकट में मारा है बस। और इसको क्या बोलोगे? केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज माय फिजिकल एड्सॉर्प्शन? दिस इज कॉल्ड एज फिजिजॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है केमिजॉर्प्शन। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन? तो गिव द फर्स्ट स्टडी फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, या राइट अ नोट ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसमें नोट लिखनी है, राइट अ नोट ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अभी यहाँ पे जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है होता क्या है? इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। पहला पॉइंट क्या रहेगा? मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। अभी मुझे बताओ, एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स आके रिटेन कर रहा है। इस सरफेस पे ये मॉलिक्यूल आके क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इनके बीच में कैसा फोर्स होगा? वीक फोर्स होगा। तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होगा? इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत।
अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड कैसे बन रहा है, वीक बॉन्ड है यहाँ पे, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लेस एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे क्या होगा, लेस एनर्जी इज रिलीज, लेस एनर्जी इज रिलीज, बहुत एनर्जी कम रिलीज होगी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, इस लो। व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, हर एक वर्ड्स का मीनिंग याद रखना। मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके थ्रू ज्वाइन हो रहा है तो लेस एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना होगा, बहुत कम होगा। व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नथिंग बट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज माय एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एनर्जी रिलीज during adsorption is called as enthalpy of adsorption, energy release during adsorption। और बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब ये अराउंड होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इतनी होगी 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये वाला थर्ड पॉइंट पहले समझ लो, उसके बाद ही लिखो थर्ड पॉइंट। अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इसका भी ये समझ लो पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। कैसे भाई रिवर्सिबल नेचर कैसे होगा, अभी यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन इज इजी। अभी व्हाट इज मीन बाय डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन होता क्या है, डिसॉर्प्शन होता है यहाँ पे रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सरफेस। डिसॉर्प्शन क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जो पार्टिकल हम निकाल रहे हैं या निकल जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसॉर्प्शन। मतलब कैसे देखो, अगर ये सरफेस हो गया, इस पे कोई मॉलिक्यूल आके रिटेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल आके रिटेन करेगा, इसके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाहर भी निकल सकता है। मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल इस तरह से, एक कोई पार्टिकल इजीली एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा और ये बाहर भी निकल सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसॉर्प्शन। इसको क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे रिवर्सिबल है, मतलब जिस तरह से आ सकता है उस तरह से बाहर भी निकल सकता है, तो डिसॉर्प्शन क्या होगा, इजी होगा। और डिसॉर्प्शन इजी है मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ पार्टिकल इजीली सरफेस से रिमूव हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ, क्या कहा मैंने, रिवर्स ऑफ किसका, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के जो रिवर्स होगा उसको आप डिसॉर्प्शन कहोगे। एड्सॉर्प्शन के रिवर्स जो होता है दिस इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। चलो पहले 3 पॉइंट नोट कर लो, हर एक टर्म्स याद रखना है, डिसॉर्प्शन क्या होगा, एब्सॉर्प्शन क्या होगा। और मैंने आप लोगों को होमवर्क भेजा है, होमवर्क की तरफ में मैंने एक सॉलिड स्टेट के पूरे क्वेश्चन भेजे हैं, तो 1-2 दिन में वो कंप्लीट करके मुझे वापस भेजना है आपको, अगर हो गए तो भेज दो। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन भेजा, आप लोगों ने देखे हैं, पूरे क्वेश्चन मुझे आपको लिख के प्रॉपरली वापस करना है, मतलब मुझे सबमिट करना है। फिर कल का कब भेजना है? हाँ कल का, वही मैं बोल रही हूँ कि 2 दिन लगेंगे आपको, मतलब अगर आपकी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है वहां पे। मैम दोनों का कंबाइन करके भेजना है? कंबाइन करके भेज दो ना, मैं कल की बात कर रही हूँ, आज की नहीं बात कर रही, मैं कल की ही बात कर रही हूँ। जो क्वेश्चन है वो ज्यादा है, तो आपका अगर आज या कल में हो जाए तो भेज दो मुझे,
सॉलिड स्टेट के। अगर सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं सॉल्यूशन के या सॉल्यूशन के क्वेश्चन भेज दूंगी फिर। तो आप पहले सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लो जल्दी से। मैम केमिकल के टेस्ट ली थी अपने, उसके कहाँ पे भेजने? केमिकल की कौन सी केमिकल? काइनेटिक्स के? काइनेटिक्स पे, यस मैम। पर केमिकल काइनेटिक्स हमने किया है ना कल। यस मैम, पर हाँ मैम, आपने आपने बोला था भेजने वो बोला नहीं था ना। आया। तो आप लोगों ने भेजे तो नहीं अभी तक? मैम आपने अपलोड नहीं किया क्लासरूम पे, कहाँ पे ओके, करें? हाँ, मैं आज कर देती हूँ, वो अपलोड कर देती हूँ मैं आज, उस पे आज भेज देना आप। केमिकल काइनेटिक्स के आज कर दो मुझे, और सॉलिड स्टेट के कल या परसों जैसे आपके हो जाए वैसे भेज दो। बट 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक बार सॉलिड स्टेट का हो जाए, अब है मैंने भेजा है ना, क्लासरूम पे भेजा है मैंने। ओके साक्षी, आज मैं चेक करती हूँ। जैसे आपका सॉलिड ओके साक्षी, जैसे आपका सॉलिड स्टेट के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स भेजूंगी आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो इस तरह से हो जाएगा। चलो लिख लिया यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वीक फोर्स है, लेस एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट नहीं समझा। देख, प्रोसेस कैसी है कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल नेचर है। कैसा रिवर्सिबल नेचर है? अभी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल सरफेस पे आके रिटेन हो रहा है। अगर ये पार्टिकल सरफेस पे आके रिटेन होगा तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वीक बॉन्ड है। तो अगर मैं थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सरफेस में से पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। सरफेस पे आके पार्टिकल रिटेन हो रहा है, उसको एड्सॉर्प्शन कहेंगे। और सरफेस से पार्टिकल निकल के बाहर जा रहा है, उसको डिसॉर्प्शन कहेंगे। एड्सॉर्प्शन के रिवर्स डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन इजी होगा, रिमूवल ऑफ पार्टिकल हो रहा है फ्रॉम द सरफेस, और किसका हो रहा है? रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ओके, चलो समझ में आ गई साक्षी? रफ कर दूं मैं तीनों के तीनों पॉइंट? Then fourth point. It is non-specific. कैसा रहेगा? It is non-specific. What is meant by non-specific? अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अगर कोई भी गैस है, each gas will be adsorbed in varying amount. Each gas will be adsorbed in varying amount. हर गैस एक सरफेस पे, ये देखो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी गैस है, तो हर गैस यहाँ पे आके क्या हो सकती है? अक्यूमुलेट हो सकती है। Each gas will be adsorbed in varying amount, क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी गैस है, इजीली एड्सॉर्ब हो सकते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक है कि किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। क्या फॉर्म कर रहा है? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। कैसे? देखो, ये सरफेस है, अभी इस सरफेस पे एक पार्टिकल्स आके अक्यूमुलेट हो गए और एक लेयर फॉर्म कर दी। अभी यहाँ पे फिर से दूसरे पार्टिकल्स आके अक्यूमुलेट हो सकते हैं, फिर से कुछ पार्टिकल अक्यूमुलेट हो सकते हैं। हाँ, यस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज होगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे मैंने मैग्नेट का सरफेस लिया हुआ है, ध्यान दो, मैंने एक मैग्नेट का सरफेस लिया हुआ है और मैग्नेट के सरफेस पे मैंने आयरन के पार्टिकल्स को अटैच करना शुरू कर दिया, उसको अकुमुलेट कर दिया। अभी पहला आयरन की लेयर बन गई, क्या मैं सेकेंड लेयर को उसके ऊपर अक्यूमुलेट नहीं कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ ना। यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, जो अट्रैक्शन है वो वीक होगा, बट अक्यूमुलेट तो होगा। मतलब यहाँ पे ये कैसे फॉर्म करेगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेगा। ये कैसे फॉर्म करेगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, अगर मैं मैग्नेट का एग्जाम्पल ले लूं, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट ले लूं और साथ में अगर मैंने आयरन पार्टिकल्स लिए हुए हैं, तो ये क्या लेयर फॉर्म करेंगे, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेंगे। क्लियर है? अभी हमें इसमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो मैंने फैक्टर अफेक्टिंग में छोड़ दिया था। टोटल 5 पॉइंट्स है, एग्जाम में अगर आते हैं तो 5 के 5 पॉइंट्स लिखना जरूरी होगा। चलो, फिफ्थ पॉइंट मैंने नितिन क्या कहा कि इट फॉर्म अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मतलब कैसे हो गया कि मैंने एक मैग्नेट लिया है, तो समझ में, मैग्नेट लिया हुआ है, मैग्नेट के ऊपर अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ आयरन के पार्टिकल्स रख दिए हैं, ठीक है, तो एक लेयर होगी, एक पूरा सरफेस कवर्ड हो गया। क्या उसके ऊपर ऐसे पार्टिकल्स को मैं रख पाऊंगी ना कि जिसमें मैग्नेटिक नेचर होगा, तो वो एक लेयर फॉर्म कर सकता है। फिर से मैं आयरन की लेयर रख दूं तो वो भी एक लेयर अटैच हो जाएगी। यस, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैग्नेट और फर्स्ट लेयर में है, उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैग्नेट और रिमेनिंग लेयर में नहीं रहेगा, बट कुछ ना कुछ वंडरवॉल फोर्स है ना, और हर पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहां पे वो क्या लेयर फॉर्म करेगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। क्लियर है नितिन? ओके, अभी उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। अभी यहां पे हम कर्व निकाल रहे हैं, इसके वर्सेस x बाय m और p। x बाय m क्या होता है, अभी मैंने बताया, x होता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, m होता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, and the ratio of x by m is called as extent of adsorption. Ratio of x by m is called as a extent of adsorption. अभी यहाँ पे मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ, किसमें, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा अकुमुलेशन होगा। मतलब यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बनेगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अभी यही ग्राफ अगर मैं ले रही हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए, इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी मुझे बताओ, एक सरफेस है और सरफेस पे ये पार्टिकल और इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सरफेस है, इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे इस सरफेस को अगर मैंने हीट करना शुरू कर दिया, तो जैसे हीट करूंगी तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब एक्स का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर x का अमाउंट कम हो गया तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं किसके वर्सेस x बाय m बाय यहाँ पे टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। दोनों ग्राफ समझ में आए?
प्रेशर बढ़ रहा है, जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा एक्स की वैल्यू होगी और उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ प्रेशर एंड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़े। आदर्श क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट डाला है केमिकल एड्सॉर्प्शन। गुड, do the next heading, chemical adsorption. Chemical adsorption. Chemical adsorption is also called as chemisorption. Chemical adsorption is also called as chemisorption. अभी chemical adsorption में होगा क्या? In chemical adsorption, strong chemical bond is formed. कैसा bond होगा यहाँ पे? Strong chemical bond is formed during adsorption. एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा था? वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मोर एनर्जी इज रिलीज। मोर एनर्जी इज रिलीज। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड वीक था, कम एनर्जी रिलीज हो रही थी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हाई लगेगी, मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। क्या कहा मैंने? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, और ये होता है अराउंड 40 to 220 किलोजूल पर मोल। फिजिकल में कितना था? 20 to 40। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? अभी बताया था मैंने। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। कितना है? 40 to 220 किलोजूल पर मोल। थर्ड, इट इज स्पेसिफिक। कैसा है? इट इज स्पेसिफिक। अभी स्पेसिफिक मतलब क्या आ रहा है? वहां पे क्या था? इट इज ए नॉन स्पेसिफिक था, वहां पे नॉन स्पेसिफिक था, यहाँ पे स्पेसिफिक है। तो ईच गैस कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद सरफेस। यहाँ पे लिख लो, ईच गैस कांट फॉर्म बॉन्ड विथ सरफेस। जैसे मैंने हाइड्रोजन का और प्लैटिनम का एग्जांपल दिया था। तो ईच गैस कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ सरफेस, तो दैट इज अ स्पेसिफिक इन नेचर। कैसा होगा? यहाँ पे स्पेसिफिक इन नेचर होगा। फोर्थ, इट इज इररिवर्सिबल। कैसे होगा? इट इज इररिवर्सिबल इन नेचर। अभी इररिवर्सिबल क्यों? अगर यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल्स है, इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड कैसे है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली एट नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होगा। फिजिकल में क्या था? वीक बॉन्ड था, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक हो रहा था। बट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होगा तो इसका डिसॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। अगर उसका डिसॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब कैसे रहेगा? इररिवर्सिबल रहेगा। कैसे होगा? इररिवर्सिबल। फिफ्थ, इट फॉर्म मोनोमॉलिक्यूलर लेयर।
इट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर। मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, एक सरफेस है, यहाँ पे सरफेस ने कुछ मॉलिक्यूल्स को रिटेन कर दिया, एक पूरी की पूरी लेयर फिल होगी, उसके बाद दूसरी लेयर यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकती। अगर मैं ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, बी और सी के बीच में या ए और सी के बीच में अगर कोई लेयर आती है तो उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा कौन सी लेयर फॉर्म कर रहा है? मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म करेगा, या हमेशा मोनोमोलिकुलर। चलो नोट करो, ये भी 5 पॉइंट, वो भी 5 पॉइंट नोट करो जल्दी से। देख लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया? हो गया? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे प्रेशर का क्या प्रूफ है? अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन केमिकल एड्सॉर्प्शन अगर मैं ग्राफ निकालू तो x/m और यहाँ पे मैंने लिखा है p, x/m/p। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा, बट एक जगह पे ग्राफ बढ़ने के बाद यहाँ पे ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। इनिशियली एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, इनिशियली एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। शुरुआत में एड्सॉर्प्शन आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीज हो रहा है, then it become constant। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट हो जाएगा भाई? एड्सॉर्प्शन कैसा है? सरफेस फिनोमेना। अभी आप प्रेशर बढ़ा के, मॉलिक्यूल्स बढ़ा के सरफेस को कवर कर लिया। अभी एक बार पूरा सरफेस कवर होने के बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे, क्या सरफेस नया आने वाला है? नहीं, सरफेस तो वही है। एक बार पूरा सरफेस कवर हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? आगे जाके कांस्टेंट होगी। तो इनिशियली एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, देन इट बिकम कांस्टेंट। उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखो, अगर मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूं x/m और यहाँ पे टेम्परेचर, पहले तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अभी आपको पता है, मैंने जब हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती है। कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट करनी है तो रिएक्टेंट के पास अगर उसकी खुद की एनर्जी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसके पास खुद की एनर्जी नहीं है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी है। लैक्टिस साहिल, मैंने कहा था रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, तो वो बाहर से कुछ एनर्जी लेता है, बाहर से कुछ एनर्जी ले रहा है। किसी को नाम नहीं पता? किसी को नहीं पता? वेरी गुड, क्या बात है।
ध्यान था जब मैंने पढ़ाया? कुछ ध्यान था? हाँ अथर्व, प्रतीक, प्रीति, क्या बोलते उस एनर्जी को? गुड आदेश, वेरी गुड। चलो तुझे तो पता है, बाकी किसी को नहीं पता। मैंने क्या कहा था अभी याद आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में मैं नाम ले रही हूँ भाई, मैं नाम ले रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स का। एक्टिवेशन एनर्जी, इनिशियली सम हीट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्शन एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। यस, ये क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो E बाय एक्स बाय एम भी क्या बढ़ेगा? इनिशियली बढ़ेगा। इनिशियली सम, क्या लिखो? एनर्जी, हीट, व्हाटएवर जो भी लिखना है, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड to initiate the reaction, to initiate the reaction, and this is called as activation energy. इसको आप क्या कहते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी ना, ऑब्वियस है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन का एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो भी बढ़ेगा। अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो एक्स बाय एम भी क्या करेगा? बढ़ेगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो एक्स बाय एम भी बढ़ेगा। बट आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर, वी हीट अप सरफेस। अगर मैंने यहाँ पे, ये सरफेस है और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, पहले तो एनर्जी दे दी, उसने बॉन्ड बना लिया। बट अगर मैं कंटिन्यूअस इसको हीट करती रहूंगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? नीचे आ जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो लिखो, पहले इतना नोट कर लो, फिर एक लाइन नोट करते हैं। पहले इतना नोट करो। क्लियर हो रहा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, दोनों इसमें याद रखना है। दोनों इसमें याद रखोगे। चलो राइट डाउन हो गया। राइट डाउन। आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर, after particular temperature, if we heat up surface, breaking of bond start. मतलब पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? चलो एक और लिखो, नोट्स करते जाओ अभी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दोनों में याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डालो, ये भी एक टर्म्स होता है, जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन देखा, डिसॉर्प्शन देखा आप लोगों ने। अभी एक टर्म्स होगा जॉर्प्शन, दिखाई दे रहा है? एक टर्म्स होगा जॉर्प्शन।
एड्सॉर्प्शन क्या होता है? अकुमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस। डिसॉर्प्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस। उसी तरह से एक टर्म्स आ रहा है जॉर्प्शन, ना इसमें डी है ना इसमें ए है। राइट ऑफ द फिनोमिना इन विच the phenomena in which adsorption the phenomena in which adsorption and absorption the phenomena in which adsorption and absorption दोनों adsorption absorption occur simultaneously occurs simultaneously जहां पे एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है जहां पे एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है is called sorption is called sorption। एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे? क्या एग्जाम्पल रहेगा? कोई एग्जाम्पल बता सकता है जहां पे एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? चलो लिखो। फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, डाइज आर एब्सॉर्ब। हम डाई करते ना कपड़े में, कॉटन को। डाइज आर एब्सॉर्ब एज वेल एज dye are absorb as well as adsorb in cotton fiber। जब हम कपड़े को डाई करते तो क्या करता है? एब्सॉर्ब भी करता है एडसॉर्ब भी करता है। are adsorb as well as absorb in cotton fiber, in cotton fiber। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, adsorption is instantaneous। Adsorption is instantaneous। Adsorption is instantaneous। That is a fast process। That is a fast process। मैम बोलो। मैम एग्जाम्पल के बाद आपने क्या बोला? मैंने बोला नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक पॉइंट लिखना है जो मैंने आपको बताया नहीं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसी में कंटिन्यू करके। एड्सॉर्प्शन इज अ इंस्टैंटेनियस पढ़े हम पर्टिकुलर, इसमें फास्ट प्रोसेस होती है। एड्सॉर्प्शन इज अ इंस्टैंटेनियस, दैट इज अ फास्ट प्रोसेस, दैट इज अ फास्ट प्रोसेस, while absorption is a slow process, while absorption is a slow process। एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? स्लो होता है। एड्सॉर्प्शन कैसे होता है? फास्ट। और कोई पॉइंट रह गया जो मैंने बताया नहीं? फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट डालना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। चलो नया टॉपिक, अच्छा टाइम हो गया हमारा। अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है अभी, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्म? आइसो मीन्स होता है कांस्टेंट और थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो हमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करनी है। हमें किस पे बात करनी है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं। एक होता है फ्रेंडलिच, एक साइंटिस्ट होता है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, वो एक इक्वेशन देता है। और एक होता है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में कोई भी एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको पूछा जाता है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बट अभी उसके लिए टाइम लगेगा, तो ये तो हम आज
जो हमारा शाम का लेक्चर है। 6 कितना है, 6:30 है ना आज? हाँ, जो 6 का लेक्चर आएगा वो 6:30 होगा। आज जो लेक्चर है 6:30 बजे होगा, सबने नोट करना है, ठीक है? 6 बजे लेक्चर नहीं होगा। तो आज जो लेक्चर है 6:30 बजे, उसमें हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे। तो लेकिन उसके पहले जितना मैंने पढ़ाया है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, फैक्टर, फिजिकल, केमिकल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट उसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इतना पढ़ के आ जाना, ठीक है? अगर ये क्लियर है तो आगे वाली चीजें जल्दी जल्दी क्लियर होगी। और थ्योरी बेस है तो थोड़ा सा आपको चीजें देखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो कुछ हम उसमें बोल नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद हम मिलते हैं 6:30 बजे, 6:30, नॉट 6 o'clock। ओके, मैं मैसेज नहीं डालने वाली ग्रुप पे, आप लोग को मैंने सबको बता दिया है, 6:30। ओके, चलो फिर मिलते हैं 6:30। बाय एवरीवन, चलो बाय।